हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, जिसके बारे में हमारे जो हमें पता करना होता है, या जो भी इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में टाइमली बेसिस पे चेंजेस आते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है, तो हमें अगर यही नहीं पता है कि हमें हमें कौन से कस्टमर ग्रुप पे फोकस करना है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह से चलना है, ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो अगर हम ये सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों पे अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये कहती हैं कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में पता चल जाती है और आप क्या करते हो, स्टार्ट से ही उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने लगते हो। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन है, उसको स्टार्टिंग में कोई बीमारी होती है, तो अगर उसको स्टार्ट में जब कोई बीमारी होती है, उसने तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया होता है, दिखा लिया होता है, तो उसको स्टार्टिंग में अपनी बीमारी पता चल जाती है और उसके बाद वो अपनी इस बीमारी का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर लेता है। क्योंकि स्टार्ट में कोई भी चीज़ बहुत छोटे लेवल पे होती है, तो जिसका आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट अगर वो इस बीमारी को नज़रअंदाज करे और उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता जाए करता जाए करता जाए, तो उसकी छोटी सी बीमारी एक टाइम बाद क्या हो जाती है, बड़ी बन जाती है, और तब उस चीज़ का इलाज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि आपका जो बिजनेस होता है, अगर आप उसके बारे में स्टार्ट में ही पता लगा लेते हो कि मान लीजिए कौन कौन से कुछ थ्रेड्स आने वाले हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसी मिलने वाली हैं, अगर आपको स्टार्ट में ही पता चल जाता है, तो यू आर द फर्स्ट वन कि आप उसमें क्या करते हो, अपना एक प्रॉपर स्टेप ले लेते हो। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देते हो, उस प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ने देते हो। ये कहता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप क्या करो, इन्वायरमेंट को स्टडी करके पहले ऐसे मतलब फर्स्ट स्टेप ले लो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। इसको हम लोग रीड करते हैं। बाय कीपिंग इन टच विद द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एन एंटरप्राइज कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज एट द अर्लीस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में ही आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जब समझ जाते हो कि आपको मान लो स्टार्ट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने रूल्स को फ्रेम करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, ताकि आप उस पर क्या करो, एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। For instance, if it is learned that demand for mobile is going to increase, a mobile producing firm can make steps to increase production and introduce new models to lure new customers। जैसा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि अगर किसी कंपनी को ये पता चल जाता है कि भाई मोबाइल फ़ोन की जो डिमांड है वो मार्केट में आगे चल के बढ़ने वाली है, तो वो पर्सन उसका पहले से ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसके नए नए मॉडल्स लेकर के आएगा, नए नए वेरिएशंस लेकर के आएगा, जिससे कि कल को जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे और पब्लिक उसको आसानी से परचेज कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मुझे आगे चल के इस ये अपॉर्चुनिटी को पाना है, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। और हम इसको अगर एक थ्रेट में बात करें, तो अगर हमको स्टार्ट में पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स।
ये वही सेम पॉइंट है जो मैंने आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में बताया। वहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, थ्रेट्स की बात करेंगे, वार्निंग्स की बात करेंगे, सिग्नल्स की बात करेंगे कि हमें पहले ही किसी भी चीज़ की वार्निंग मिल जाती है तो हम उस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी हो जाते हैं। हमें उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है, हम किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि जब भी अचानक से आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत घबरा जाते हो, आप एकदम से टेंशन में आ जाते हो, आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आता है कि आपको उसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को लेके प्रिपेयर नहीं होता है, आपका माइंड एकदम से घबरा जाता है। तो आप क्या करते हो, आपके ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में उस चीज़ को लेके सोल्यूशंस नहीं होते हैं, लेकिन आप अचानक से किसी भी चीज़ को लेके तुरंत तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है, कोई भी पर्सन एकदम से तुरंत कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, उसमें टाइम लगता है। वैसे ही सेम चीज़ बिजनेस में होती है। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हो, मान लीजिए अचानक से बोल दिया गया कि इतने यूनिट्स की डिमांड है, आपको मार्केट में इतने यूनिट्स गुड्स पहुंचाने हैं। अब अचानक से आप कैसे करोगे, आप उसके लिए इन्वेंट्री कहाँ से लाओगे, आप उसके लिए मशीन्स कैसे अरेंज करोगे, आप उसके लिए लेबर्स कैसे अरेंज करोगे अचानक से। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आपको उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होता है, पहले से आपको चीज़ों के बारे में पता होता है, तो आप आसानी से, चाहे वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो या थ्रेट्स हो, आप उसके लिए ईजिली प्रिपेयर हो जाते हो। ओके, नाउ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स इन फ्यूचर। अब इसमें हमारा एक चीज़ बहुत हेल्प करता है, वो क्या होता है, वो हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, आगे चल के कि हम लोग अपने यूनिट्स में डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से अपने जो भी फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में कौन कौन चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से जब हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में उनको देखते हैं, तो उसको स्कैन करना बोलते हैं, इसलिए हम उसको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक, फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडिया firms find that an MNC is entering the Indian market with new substitutes, this should work as a warning signal for the Indian firm. मान लीजिए कि इंडिया में भाई कोई एमएनसी आने वाली है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, जिसकी बहुत सारी कंपनीज में ब्रांचेस होती हैं। इंडिया में कोई एमएनसी एंटर करने वाली है अपने ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, बट उसका एज अ सब्सटीट्यूट लेकर के आना। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि जब हम टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करता है इंसान की किसी एक प्रोडक्ट की जगह पे हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसको हम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अब मान लीजिए इंडिया में कोई एमएनसी आने वाली है जो क्या कर रही है, अपने सब्सटीट्यूट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने वाली है, यहाँ पे वो इसका बिजनेस करने वाली है। तो अब इंडियन मार्केट के लिए एक तरह से खतरा बन जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हम अब फॉरेन कंट्री के साथ डील करने वाले हैं, अब हम एक एमएनसी के साथ डील करने वाले हैं। वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा करना है, जिससे कि अगर बाहर की कंपनीज भी कुछ एंटर होती हैं या बाहर की कंपनीज के भी कोई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट्स आते हैं, तो आपको आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन से बाहर ना हो, आपके प्रोडक्ट की भी डिमांड बनी रहे। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होता है। बेस्ड ऑन दिस information, the Indian firm can improve the quality of its products, reduce cost of production, engage in aggressive advertisement, etc. अब मैंने बताया कि एमएनसी हमारे इंडिया में आने वाली है, ये इंडियन फर्म को पता चल चुका है, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा करेंगे, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं चीप रेट पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें। एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि वो अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने एडवर्टीजमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ उनके प्रोडक्ट को लेकर अवेयर हों, उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। क्योंकि जब तक लोग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे नहीं, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, वो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ये दो पॉइंट हमारे लगभग कॉमन थे। पहले पॉइंट में हमने अपॉर्चुनिटी की बात की, सेकेंड पॉइंट में हमने थ्रेट्स की बात की। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे हम कहते हैं कि सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। अ कीन वॉच ऑन द ट्रेंड्स इन एनवायरनमेंट वुड हेल्प टू सेंसिटाइज द फर्म्स मैनेजमेंट टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट में या आपकी कंट्री में जो भी चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। ओके, तो अगर आपको
पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं, तो आप क्या करते हो, आपका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, चीज़ों को लेके पहले से प्रिपेयर रहता है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पे लॉन्च होने वाली हो, तो आपको अब उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ऑपरेट करना है, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कोई गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करने वाली है, कोई कुछ ऐसी चीज़ होगी हमारी कंट्री में जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नया रूल लेकर के आएगी। तो एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, हो सकता है कस्टमर्स आज जो प्रेफर कर रहे हैं, आज जो पसंद कर रहे हैं वो कल ना पसंद करें, कल को कस्टमर की जो नीड्स हैं वो चेंज होती जाएं, ठीक है। अगर आज वो कोई चीज़ खा रहे हैं, मे बी वो कल चल के उनको वो चीज़ ना पसंद आए, कल को जाके उनका टेस्ट चेंज हो जाए, तो नीड्स चेंज हो जाए, ज़रूरतें चेंज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें कंट्री में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो या कस्टमर्स की नीड्स हो, ये टाइमली बेसिस पे चेंज होती रहती हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक पर्सन की बात करें, तो जब कोई पर्सन छोटा होता है, जब कोई बच्चा होता है, तो वो कार्टून देखना पसंद करता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सीरियल्स वगैरह देखता है, जो भी शोज़ होते हैं वो देखता है। जब वो और हम देखते हैं, जब वो एक ओल्ड एज में जाता है तो वो थोड़े से डिवोशनल वीडियोस देखना पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज वाइज क्या हो रहा है, लोगों का एक जो एंटरटेनमेंट का जरिया है वो चेंज हो रहा है, नीड्स चेंज हो रही हैं। ऐसे ही लोगों का टेस्ट होता है, वो भी टाइमली बेसिस पे चेंज होता रहता है, चाहे वो कपड़ों को लेके हो, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो किसी चीज़ को, सर्विसेज को लेके हो, चाहे वो यूज़ करने को लेके हो, ठीक। तो मैनेजमेंट को इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है और टाइमली बेसिस पे चेंजेस आते हैं उन पे ध्यान देना होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन क्या कहता है कि एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज दैट कैन स्टिमुलेट द मैनेजर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग। ऑल स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एनालिसिस। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कहता है कि आपका माइंड किस तरह से किसी भी चीज़ को लेके काम कर रहा है, मतलब किसी भी पर्सन का माइंड जो है वो किस तरह से, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उस चीज़ पे हमारा इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको कोई भी बिजनेसमैन है, उसको इन्वायरमेंट के बारे में उसने प्रॉपर एनालिसिस करके रखा है, उसको पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पता है, उसको पता है कि कहाँ पे कंट्री में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कब क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं, तो मान लो कि उसको अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने माइंड में उसको पता है कि मुझे किन चीज़ पे फोकस करना है, तो वो आसानी से क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा। बट जिस पर्सन को नॉलेज ही नहीं होगी, जिस पर्सन को चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, वो पर्सन कभी भी चीज़ें आसानी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल के एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं। हम अपने आप से कोई भी चीज़ें डिसाइड नहीं करते हैं, हम जैसा डेटा होता है, जैसा कंट्री में चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बेसिस पे अपने चीज़ें डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन क्या करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है। कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों बनाता है, जब क्योंकि उसको अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो स्ट्रैटेजीज बनाने का मोटिव क्या होता है, मोटिव ये होता है कि भाई अगर आपको कोई काम करना है तो आप बिना स्ट्रैटेजी के तो नहीं कर सकते ना। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच भी होता है, तो उसमें जो कैप्टन होता है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन बैटिंग करेगा, कौन पहले जाएगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रैटेजी वाइज होती है ना, कि अगर कोई प्लेयर बैटिंग करने आया है तो उसके अपोजिट उसको किस बॉलर को रखना है ना। तो ये सब क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो बनाता है, देख के, क्या देख के बनाता है, माहौल को देख करके बनाता है। जब जैसा माहौल होता है, जैसी चीज़ें होती है, उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करता रहता है। क्या हमेशा सेम मैच में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, कभी नहीं होती है। वैसे बिजनेस में भी सेम चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई मार्केट क्या होता है, टाइमली बेसिस पे चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी हमारी चेंज होती रहती हैं।
Environmental analysis helps in identifying threats and opportunities in the market. मैं आप लोग को ये कई बार बता चुकी हूँ, जो आप लोग का environmental analysis है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि कुछ बाधाएं जो आती हैं उनको पहचानने में मदद करता है, और कुछ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं उनके बारे में मदद करता है. These can serve as the basic formulation of strategy to counter threats and capitalize on opportunities in the market. और इन्हीं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए कोई भी पर्सन अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है. तो अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो यू हैव टू नो अबाउट द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, और करंट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूस लर्निंग. कंटिन्यूस लर्निंग ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हम जब चीज़ों के बारे में स्टडी करते रहते हैं तो हमको कंटिन्यू बेसिस में उनके बारे में पता होता रहता है. तो एक तरह से हमें ये लर्निंग प्रोवाइड करता है कंटिन्यू बेसिस पे. Strategy formulation is a communious process that involves keeping in touch with the external environment. स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टच में रहना पड़ता है. सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी होती हैं. दस मैनेजर्स कीप अ वॉच ऑन द इन्वायरमेंटल चेंजेस. मैनेजर्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उन पर अपनी नज़र रखते हैं. एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन. और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं. Search of alternative and choice of a strategy to deal with the environment are part of the learning process. यानी कि कोई भी ऑल्टरनेटिव करना है, कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, किस चीज़ से डील करना है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड कराती हैं. आपको चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके नॉलेज बहुत होती है, आइडिया होती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग. ओके, नाउ हमारा लास्ट पॉइंट है इमेज बिल्डिंग. ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपको पता है कि थ्रेट्स कौन से हैं, आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, स्ट्रैटेजी आपको कैसे फॉर्मुलेट करनी है, सब चीज़ें आपको पता है. जब सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर तरीके से करते हो तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ बिज़नेस बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर लेंगे मार्केट में. और जब आप अपने आप को एज अ बिज़नेस या बिजनेसमैन जब बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर लेंगे तो आपकी इमेज, आपकी गुडविल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती जाती है, बढ़ती जाती है. If a firm is sensitive to the external environment, it will come out with new products and services to meet the requirements of the customers. यानी कि कोई भी पर्सन जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके सेंसिटिव यानी कि वो प्रॉपर नॉलेज रखता है, प्रॉपर वो ध्यान देता है उस चीज़ को लेके, तो वो हमेशा जो प्रोडक्ट्स लेकर के आता है, सर्विसेज लेकर के आता है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए लाता है. कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं, कस्टमर्स क्या चीज़ चाहते हैं. दिस वुड द इमेज और रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द आइज ऑफ कस्टमर्स एंड द जनरल पब्लिक. और जब भी ऐसे हम ही लोग हैं, अगर हम कहीं पे गुड्स को परचेज करने जाते हैं और हमें अगर हमारे अकॉर्डिंग गुड्स मिल जाते हैं, हम जो हमें चाहिए अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस जगह दोबारा जाना प्रेफर करते हैं. हमको पता है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स अच्छे रेट पे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. तो उससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारी आंखों में एक तरह से एक अच्छी इमेज डेवलप होती है उस बिजनेसमैन के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में स्टडी करने से हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है. एंड उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की एक इमेज को बहुत अच्छी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इतना आप लोग सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ओके, चलिए, टेक केयर स्टूडेंट्स.